हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का पार्ट 6 पे आ चुके हैं। ये अंतिम पार्ट होगा, आज चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, ये है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में आप जानते हैं कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लिखा है दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है, दीज आर द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे बड़े साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स यही होते हैं। एंड दे आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। इतने बड़े होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से भी ये आसानी से देखे जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हम लोग बात करें तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, स्पेलिंग करेक्शन है भैया यहाँ पर, ई नहीं होता। तो पिगमेंट के आधार पर ये प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं। देखो, पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो पहला ल्यूकोप्लास्ट है, इसको कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको ग्रीन प्लास्टिड्स बोलते हैं। और क्रोमो मतलब क्रोम शब्द ही आता है कलर्ड के लिए, तो ये कलर्ड प्लास्टिड है, या फिर ग्रीन के अलावा जो कलर है, क्योंकि ग्रीन भी एक अलग कलर है, लेकिन ग्रीन के लिए जो प्लास्टिड्स बताया गया है वो क्लोरोप्लास्ट बताया गया है ना। और ग्रीन के अलावा सारे कलर्स के लिए क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, प्लांट सेल में पाया जा रहा है तो इसमें कलर्स का क्या मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल्स में तो सारे टिश्यूज अंदर अंदर है ना, और सारा कुछ उसका कलर लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन व्हेन वी कम टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स में क्या होता है कि देखो, कभी उसका रूट देखो, कभी स्टेम देखो, या फिर रूट स्टेम को छोड़ दो अगर, तो ऊपर देखो जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब आपको मल्टीपल कलर्स के दिखेंगे, है ना। किसी की पत्ती किसी कलर की है, हरी है, किसी की लाल, किसी की पीली, किसी नीली, है ना। जो पेटल्स होते हैं जो फ्लावर्स के अंदर, उसके ढेर सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो वो कलर्स एक्चुअली में किस वजह से प्रेजेंट होंगे, वो कलर्स जो प्रेजेंट होंगे वो किसी न किसी प्लास्टिड की वजह से प्रेजेंट होंगे। पत्तियों का रंग हरा होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ना। गुलाब का पंखुड़ियों का कलर गुलाबी होता है, किस कारण से, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्रोमोप्लास्ट पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो उसका स्पेसिफिक सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन ये प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को अलग अलग कलर देने के लिए। आगे हम लोग बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड इज मेड अप ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन लेयर्ड कोटेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, है ना। अंदर का जो बेसिक मटेरियल है, बेसिक स्पेस है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं हम लोग। जैसे साइटोप्लाज्म है अपने पास, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, सारा बेसिक अंदर को वही चीज है साइटोप्लाज्म, उसमें सारा ऑर्गेनल धसा हुआ है। और इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो कंटेंट है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, जो स्पेस है अंदर। प्लास्टिड्स आर सिमिलर इन इंटरनल फॉर्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा एकदम से, है ना। और प्लास्टिड को, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो सेल का किचन बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं पर मेनली फूड की सिंथेसिस होती है। जो ऑटोट्रॉप्स है, ग्रीन प्लांट्स, है ना, आपने सुना होगा कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट लेकर के। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली कहाँ पर बनता है, वो इस क्लोरोप्लास्ट पे ही बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर भी खाना बन रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनर्जी बन रहा था, फूड मतलब भी तो एनर्जी, इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है, वैसा ही प्लांट सेल में प्लास्टिड का काम होता है। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए वो अपनी कुछ प्रोटीन्स और अपने को रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से प्लास्टिड्स भी कर सकते हैं अपने आप को, इसीलिए दोनों लिखा है, दिस इज द रीजन बोथ माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। इसीलिए चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो, ये दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये अपने से तमाम काम कर सकते हैं। अपने से तमाम काम करने का मतलब ये है कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स को अपने आप ये जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग प्लास्टिड्स का फंक्शन देखेंगे। तो अपने पास जैसे कि तीन प्लास्टिड है अलग अलग तरह के, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन हम लोग देखते हैं। देखो, मेनली ये स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में जहां जहां भी होगा वो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा होगा। अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहा है तो इसका एक अलग नाम भी दे रखा गया है, इसको अमाइलोप्लास्ट भी बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप है कर समझिए, और जो ऑयल्स को स्टोर करेगा तो इसको इलायोप्लास्ट बोलते हैं, और जब ये प्रोटीन्स को, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को जब स्टोर करेगा तो इसको एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है।
तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप अपनी नोट्स में एड अप करिएगा, है ना, कि जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका मेन काम स्टोरेज है। अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो माइलोप्लास्ट, ऑयल को स्टोर कर रहा है तो इलायोप्लास्ट, या प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आमतौर पे ये कहां पाए जाते हैं, देखो रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम में पाए जाते हैं। रूट्स में मतलब जमीन के अंदर जितना भी जाएगा। पोटैटो के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है ना, वो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। तो ये कहां स्टोर रहता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता होगा, स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट। तो जो पोटैटो के अंदर पाया जा रहा है वो अमाइलोप्लास्ट टाइप का प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ये हमेशा फूड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस में हमने बात किया। और इसको हम लोग क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ाया आपको। इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड स्टेम, है ना, लीव्स और स्टेम में ग्रीन कलर देने में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, इम्पार्ट कलर देने के लिए इस्तेमाल आता है, अदर देन ग्रीन। टू किसको कलर देना है, फ्लावर्स को, लीव्स को और फ्रूट्स को। बेसिकली कलरफुल यही अलग अलग चीजें दिखती हैं आपको, है ना। रूट्स जनरली उसमें क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उसमें। आगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं। लिखा है ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन से मिलकर जुड़ा होता है, एक आउटर और एक इनर बोलते हैं। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, दो अलग अलग रीजन, एक ग्रैना है एक स्ट्रोमा है ना। ये बीच का सारा एरिया क्या है, स्ट्रोमा है, और ये सारे एरियाज क्या है, ये पूरे एरियाज, ये आप देख रहे हैं, इसको ग्रैना बोलते हैं, ग्रैना। ठीक है, अभी आगे डिटेल में और चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में। ग्रैना जो होता है, देखो सिंगुलर में इसको ग्रैनम बोलते हैं, प्लूरल जब ढेर सारे हो जाते हैं तो उसको ग्रैना बोलते हैं। दे आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स नेम्ड एज थाइलाकोइड्स। Thus अरेंजमेंट ऑफ थाइलाकोइड्स इन स्टैक्स इज नोन एज ग्रैनम। इस बात को मैं डिटेल से अभी ग्राउंड उसमें समझा रहा हूं, अगला पॉइंट तक पढ़ लेते हैं। द क्लोरोफिल इज फाउंड इन द थाइलाकोइड्स एंड is the site for the process of light reaction of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती है इसी थाइलाकोइड के अंतर्गत होती है। आप समझिए यहाँ पर देखो, ये एक कॉइन जैसा ही है ना, इसके नीचे लग रहा है कि ये भी एक कॉइन सिक्का रखा था, उसके नीचे भी एक सिक्का रखा था, और ये पूरा मिल करके सिक्कों का ढेर हो गया है ना। एक सिक्का इसका जो है, वन कॉइन का मतलब थाइलाकोइड है, इसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। और पूरे सिक्कों का जो ढेर होगा इसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। यहाँ पर थाइलाकोइड है ना लिखा है, देखो 1 2 3 ये थाइलाकोइड लिखा है, ये सब अलग अलग ढेर सारे थाइलाकोइड्स हैं। इसी थाइलाकोइड के अंदर पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसी थाइलाकोइड के अंदर पाया जाता है। तो थाइलाकोइड क्या है, एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, और वो पाइल्स ऑफ कॉइन जो पूरा हो गया है ना, जो पूरा ढेर बन गया, एक कॉइन, दो कॉइन, ढेर सारे कॉइन के बाद जो पूरा ये बन गया है, बंच बन गया, ढेर बन गया, इस ढेर को, एक ढेर को बोलते हैं ग्रैनम। तो मतलब एक ग्रैनम ये हो गया, 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 इन सब को मिलाकर के क्या बोलते हैं, ढेर सारे ग्रैनम मिलाकर के कहा जाता है ग्रैना। क्या कहा जाता है, ग्रैना। तो देखो इसके अंदर ढेर सारा ग्रैना है, और अंदर का जो खाली एरिया उसका स्ट्रोमा। ग्रैनम, थाइलाकोइड, ग्रैना, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि ईच ग्रैनम, हर एक ग्रैनम में कंटेन्स अराउंड 10 to 20 थाइलाकोइड्स, मतलब हर एक ढेर जो सिक्कों का बन रहा है उसमें 10 या 20 सिक्कों का ढेर बन रहा है, 10 से लेकर 20 की बात कर रहे हैं। द स्पेस आउटसाइड द थाइलाकोइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा, हमने बात किया अभी, है ना। ग्रैनम के अलावा जितना भी स्पेस बाकी है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, द थाइलाकोइड सिस्टम, स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन स्ट्रोमा। ये सब चीजें कहां पर पाई जाती है, इसी स्ट्रोमा में ही फ्लोट करती रहती है। हमने बात किया था, हम अगर इस क्लोरोप्लास्ट को पूरा हम लोग एक सेल मान ले, तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा स्ट्रोमा है ना। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स बंधे होते हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या उसमें रहेगा, ग्रैनम रहेगा, थाइलाकोइड रहेगा, प्रोटीन्स रहेंगे, है ना, मिनरल्स ढेर सारे रहेंगे, राइबोसोम्स रहेंगे, सब उसी में अंदर अंदर टहलते रहेंगे। फिर आगे बात करें, द स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। अब क्लोरोप्लास्ट में ही, क्लोरोफिल में ही सारी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होती थी फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में आप समझिए कि दो प्रोसेस की है। अभी तो आप जूनियर क्लास में हैं, दो स्टेप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है ये अंदर थाइलाकोइड में होती है, क्लोरोफाइल के अंदर, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होती है। तो ये चीज फोटोसिंथेसिस से आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इन तीनों प्लास्टिड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर लेते हैं ना, कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। ल्यूकोप्लास्ट में देखो साथ लिखा है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये कलर्ड होगा और ये ग्रीन कलर का होगा।
सिलेंड्रिकल होते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट जनरली, और या फिर राउंड होते हैं। ये इर्रेगुलर शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये हमेशा लगभग लेंस शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी देखा। स्टोरेज के लिए काम में आते हैं, है ना, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। स्टार्च को करेगा तो हमने बताया अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन करोगे एल्यूरोप्लास्ट, ये इलायोप्लास्ट की तरह हो जाता है, और ये हमेशा फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना, इसको कलर देने का काम में आते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं और फूड बनाने में काम आते हैं। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स इसमें नहीं होता, इसीलिए तो ये कलरलेस होता है। ठीक है क्या, इसमें ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स भी एक तरह का पिगमेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हरे कलर के लिए है, कैरोटीनॉइड भी किसी दूसरे कलर के लिए जिम्मेदार है। कैरोटीनॉइड मतलब कलर वाले यहाँ पर, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली में कैरोटीनॉइड्स की वजह से, कैरोटीनॉइड्स का एक एग्जांपल हो सकता है बीटा कैरोटीन, आपने सुना होगा, कैरेट में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोसाइनिन, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, वो पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, जो हमको अपनी डेली लाइफ में लेना ही चाहिए, है ना। ढेर सारी मुसीबतों को ये हमसे दूर रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है और कैरोटीनॉइड भी होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए थी। अगला हम लोग बात कर रहे हैं, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में कंप्लीट किया, है ना। आगे हम लोग अगला सेल ऑर्गेनल ले रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग प्यार से ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एक लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स का और सीड्स का अटैच टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ ढेर सारी पतली पतली ट्यूब्स का ये एक नेटवर्क है। दिस लुक लाइक राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, ऑब्लॉन्ग मतलब बेसिकल्स जैसा, है ना, ऐसा ऐसा घेरा जैसा, या फिर लॉन्ग ट्यूब जैसा भी दिख सकता है कहीं पर भी। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईआर इज आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसा ही ये भी होता है। ठीक है, दो तरह के ईआर होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, और रफ होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर देखें कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ ऐसे पूरी बराबर नहीं हुई है यहाँ पर, है ना, तो बराबर नहीं थी। देखो यहीं से ये ऐसे निकलती है और ये ऐसे 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 फोल्डिंग होती है इसमें, ठीक है क्या, ये फोल्डिंग है। फिर इसके बाद यहाँ से देखोगे फिर और इसमें फोल्डिंग दिखेगा ढेर सारा, ठीक है क्या। अभी यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, ये आधा दिखाया जा रहा है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियस, ये ईआर जो है ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का है, ये आउटर या इनर, तो न्यूक्लियस के आउटर से कनेक्ट होती है ये, और जाकर के इधर अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, तो ये आगे जाकर के ऐसे ऐसे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल से भी जुड़ेगा ऐसा पूरा अपने पास, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल पार्ट से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल लेयर से ये आपस में जुड़ी होती है ऐसे फोल्डिंग के थ्रू, और जो ही यहाँ से निकलती है इसके न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। ये राइबोसोम की फैक्ट्री है, मतलब इसके अंदर ढेर सारे राइबोसोम बन रहे हैं, ढेर सारे राइबोसोम बन रहे हैं। तो बीच में जो ये स्पेस जो बीच में आपको दिखा था, ये बीच में स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, है ना। तो इस न्यूक्लियर पोर से ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ से निकल आते हैं, और इस तरह से जो ही मेम्ब्रेन इसके सबसे पास पड़ती है वहां पर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वहीं पर लग जाते हैं, विच गिव्स इट अ रफ अपीयरेंस, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रफ दिखने लगता है कि नहीं। इसी रफ वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ये, लेकिन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, है ना। इसके आगे का और साइड का हिस्सा, इधर से भी आप देख सकते हैं अलग टाइप की माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर भी हो सकता है और इसके बाद भी होता है हमेशा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं आ पाता। तो राइबोसोम आएगा तो रफ बनाएगा, राइबोसोम नहीं होगा तो क्या बनाएगा? स्मूथ ही रहेगा, एकदम से वो चिकना चिकना एकदम, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बात हम लोग आगे कर रहे हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए फंक्शन क्या है। ER इज द साइट ऑफ प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। प्रोटीन फैट सिंथेसिस कहाँ होगी? प्रोटीन कहाँ की बात है? ये RER की बात है। और फैट सिंथेसिस कहाँ है? ये SER की बात है। तो अंदर से अगर आप डिवाइड करके कोई फंक्शन पूछे तो आप इस तरह से बताइएगा। RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस व्हाइल SER इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड, फैट, ऑयल सब एक ही चीज है। अगला हम लोग बात करें तो जो ER होता है ये मैकेनिकल एड प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म जिससे कि थोड़ा सा बंधा रहे आपस में, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन
थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल का आदान प्रदान होता है, इट इज जनरली ड्यू टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इवन सेल के बाहर से किसी चीज को जाना है तो यहाँ से भी एक चैनल बनता है जो डायरेक्टली सेल से, मतलब सेल के बाहर से न्यूक्लियस में डायरेक्ट प्रवेश किया जा सकता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज इन ईआर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मेम्ब्रेन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। ढेर सारी मेम्ब्रेन बनते समय ये कई बार जब सेल डिवीजन होता है तो इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। बायोजेनेसिस मतलब अपने आप से ही खुद जनरेट कर लेना नया चीज, है ना। तो मेम्ब्रेन बनाने में बेसिकली ये हेल्प करती है। सम ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड इन ईआर फंक्शन एज एंजाइम। कहीं कुछ कुछ उसमें प्रोटीन्स बनते हैं जिनको एंजाइम कहा जाता है और कुछ कुछ को हार्मोन्स कहा जाता है। तो मतलब एंजाइम हार्मोन भी यही का काम है, आरईआर का काम है, ठीक है। ईआर सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक चैनल की तरह ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलग अलग रीजन पे अभी हमने बात किया, किसी मटेरियल को इधर से उधर जाना है तो इसका चैनल का तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ईआर प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द सेल। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में चाहे न्यूक्लियस के अंदर, वो सब के लिए कहीं ना कहीं एक सरफेस प्रोवाइड करता है। कौन? अपना ये ईआर। एसईआर क्या करता है? एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, ऑफ पॉइजन एंड ड्रग इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट मतलब हम लोग जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। जिसके पास नहीं होता है उसको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। तो हम लोग भी वर्टिब्रेट है। और हमारी लीवर सेल मतलब हिपैटोसाइट, लीवर की सेल को हिपैटोसाइट कहा जाता है। तो हिपैटोसाइट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हिपैटोसाइट में जो कोई भी दवाई ज्यादा खाएंगे तो उसका लोड लीवर पे इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पर जाती है ये ड्रग। चाहे कोई पॉइजन होगा, पॉइजन मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्नैक वेनम की ही बात की जा रही है, मतलब हल्का फुल्का कोई भी पॉइजन को हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दोनों लीवर पर जाके अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब है कि लीवर के पास जाते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन वहां पर जो हमारे पास लीवर की जो सेल्स हैं उसके अंदर जो ईआर है, तो वो ईआर क्या करेंगी, इसको निकाल करके मेटाबोलाइज करके बाहर करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन में एसईआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगला जो अपने पास सेल ऑर्गेनल है, ये है गोल्जी एपरेटस। काफी बच्चों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान समझिएगा गोल्जी एपरेटस है क्या, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या है? एक तरह का स्मूथ, चिकना चिकना, फ्लैटेंड मतलब चपटा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल वॉल्ड मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक इनर वॉल होगी एक आउटर वॉल होगी, ट्यूबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा होगा, है ना, स्ट्रक्चर है। दीज आर एसोसिएटेड विथ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो जो वेसिकल्स जितनी भी पाई जा रही है और जो वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ यह स्ट्रक्चर है अपने पास। गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवरी किया था, इसलिए इसका नाम ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस नाम रखा गया। इट इज मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, है ना। वो जो वेसिकल्स ढेर सारे अरेंज हो जाते हैं उसी को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्न एक के लिए है, सिस्टर्नी ढेर सारे के लिए। अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ढेर सारी सिस्टर्नी आपस में पैरेलल होते हैं। देखो यहाँ पर सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, चार सिस्टर्नी, पांच सिस्टर्नी, छह सिस्टर्नी, है ना। तो ये ढेर सारे सिस्टर्नी, ठीक है। प्लांट्स में बात किया जाए तो द स्मॉलर गोल्जी एपरेटस और वेसिकल्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम। वहां पर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी की जगह पर गोल्जी बॉडी जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। देखिए इसमें दो फेजेस होती हैं, अगर आप इसको इन जनरल समझने का प्रयास करें। देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर, ये कैसा दिखता है, देखो ये एक ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान समझने का प्रयास करना, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो है एक्चुअली ये सिस फेस दिखता है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स टाइप का चीज है, ये इसको कॉन्वेक्स फेस भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स फेस या फिर सिस बोलते हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कॉनकेव दिखता है, ये कॉनकेव फेस या इसी को ट्रांसफेस कहा जाता है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके बीच का जो एरिया है ल्यूमेन बोलते हैं उसको, ये वेसिकल्स होती हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें डिटेलिंग हम लोग और हायर क्लास में करेंगे, सारा कुछ ही पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आएगा। 9th में अभी हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें हम, अगर कि गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, तो देखो पैकेजिंग काम है और डिलीवरी काम है। कोई भी सब चीज आ रही है उसको पैक करके डिलीवर करना इनका मेन काम है। पैक्स एंड डिलीवर्स प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट टारगेट्स, अलग अलग जगह भेजा जाते हैं। स्टोरेज, अल्टरेशन एंड पैकेजिंग, स्टोर करना, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करना, मॉडिफिकेशन करना और उसको पैकेज कर देना, है ना। लिखा है स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर, वेसिकल मतलब वो गोला गोला स्ट्रक्चर। शुगर मॉडिफिकेशन के बारे में बात की जाता है, कन्वर्ट सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल देता है। ग्लूकोज वगैरह है
अगर तो एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग कुछ भी ग्लूकोज खा लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा फूड बन जाता है अपने पास वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो द मेजर रोल ऑफ गोल्जी apparatus इज इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाइसोसोम भी देखेंगे तो एक वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर ही है, उसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स या लाइसोजाइम भी कहा जाता है उनको, तो लाइसोसोम बनाने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम क्या है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी भी या फिर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाम लिया और जनाब हाजिर हो गए। तो लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग को चर्चा करना है कि लाइसोसोम है क्या एक्चुअली में। हमने बताया कि स्मॉल है, स्फेरिकल बॉडी है ना, विथ सिंगल वॉल्ड मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सैक्स फिल्ड है विथ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम को लाइसोजाइम भी बोलते हैं, हमने कहा लाइसोजाइम, है ना, ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम को डिटेल पूरा नाम और क्या बोल सकते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स। अगर लाइसोसोम का फंक्शन हम लोग देखें, सो लाइसोसोम्स आर टाइप ऑफ सेल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाना, और जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं, है ना, जो कट गए फट गए सेल इंजरी की वजह से कहीं पर भी, तो उन सबको भी खा के खत्म कर देना, मेटाबोलाइज कर देना, मेन इनका काम है। व्हेन देयर इज डिस्टर्बेंस इन द सेल मेटाबॉलिज्म द लाइसोसोम बस्ट। जब भी सेल मेटाबॉलिज्म में क्या होगी, कहीं पर गड़बड़ी आएगी तो लाइसोसोम खुद को क्या होगा, बस्ट कर जाएगा, और फिर उसके अंदर से क्या निकलेगा, वो एंजाइम निकलेगा, है ना, विच गेट डैमेज्ड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। उसके बाद वो जो एंजाइम निकलेगा वो अपनी जहां पर सेल के अंदर मौजूद है उस सेल को ही क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर डालेगा। इतना पावरफुल एंजाइम होता है, क्योंकि वो अपना ही सेल के अंदर का ऑर्गेनल से निकला हुआ केमिकल था जिसने उस सेल को ही मार डाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक सुसाइडल बैग बोलते हैं। बैग लगे स्ट्रक्चर, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, जब ये फटेगा केमिकल बाहर निकलेगा तो जहां जहां जाएगा उसको वो खुद ही मार देगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़े, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम हेल्प इन कीपिंग द सेल ड्राई। सेल को सूखा रखने के लिए काम करता है, काम में आता है। फॉरेन सेल प्रोडक्ट्स सच एज बैक्टीरिया या फिर मीट एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। ये सब कुछ आकर के लाइसोसोम के पास ही खत्म होते हैं, मतलब यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होता है कहीं भी जाते हैं तो। स्प्लिटिंग देम इनटू स्मॉल पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है। कैसे काटेंगे, इसी एंजाइम्स के थ्रू। लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड हंगर। बहुत लंबे समय तक आप भूखे रहेंगे तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम ही जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन को तोड़ने में, उसमें कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है आपका उस पर जाएगा और उसको ब्रेक करेगा, जिससे कि हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके सेल को जिंदा रखने के लिए। सेल को जिंदा रखने के लिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है। स्टोर्ड फूड से कहाँ से एनर्जी मिलेगी, लाइसोसोम जाके उसको तोड़ेगा कहीं ना कहीं। लाइसोसोम कंटेन पावरफुल एंजाइम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, thus serves as intracellular digestive enzyme system, hence classified digestive bag, इसीलिए इसको digestive bag भी कहा गया है। आगे हम लोग लाइसोसोम से मिलता जुलता नाम वाला एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। बात कर, ये बहुत छोटे से मेम्ब्रेनलेस है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ग्रेनुल से दानेदार स्ट्रक्चर है, फाउंड अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के ऊपर। हमने बात किया था अभी, ईआर पढ़ाया था, तो ईआर के ऊपर जो दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है वही तो राइबोसोम था। और फिर उसको वजह से ईआर कौन सी बोली जाती थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता था। एंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में बाहर भी पाया जाता है, ठीक है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आरएनए, इसमें प्रोटीन भर भर के होता है और आरएनए होता है। प्रोटीन तो नाम ही है प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन यहीं से बनता है एक्चुअली। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, हर एक राइबोसोम, अच्छा हर एक राइबोसोम मतलब पहले तो जानो कि राइबोसोम कितने टाइप के अपने पास। तो राइबोसोम जो बेसिकली अपने पास है ये 2 तरह का भी है, एक का नाम है 70S राइबोसोम, एक का नाम है 80S राइबोसोम, है ना। तो यहाँ की बात करें कि हर राइबोसोम मतलब चाहे हो चाहे ये हो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 70S की दोनों सब यूनिट्स के बारे में समझें तो एक जो सब यूनिट इसकी है ये एक होती है 30S और एक होती है 50S, है ना। अब कुछ मैथ वाले बच्चे दिमाग लगाएंगे कि 70 जब टूटेगा तो 50 और 20 में टूटना चाहिए, 40-30 में टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30-50, ये मैथ नहीं है, बायोलॉजी है ना। ये कैसे होता है कमेंट करिएगा तो आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होता है, 50-30 मिलकर 70 कैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो 80 वाला है इसमें 2 सब यूनिट्स है, एक 40S है, अगली कौन सी होगी 60S। हर जगह सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 50-30, 80 वाला 70, 70 को 80 लिखा जाएगा, यहाँ 100 वाले को 80 लिखा जाता है ना, 60-40।
ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसके बारे में बात की जाए, दो सब यूनिट से मिलकर होता है, इस एक स्मॉलर होती है, एक लार्जर होती है। यहाँ पर देखो ये वाली स्मॉलर है, ये लार्जर है, इसके लिए ATS के लिए ये वाली स्मॉलर है, ये लार्जर है ना। इस तरह से एक को स्मॉलर सब यूनिट कहा जाता है, एक को लार्जर सब यूनिट कहा जाता है। आगे हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो दे आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बात किया हमने प्रोटीन फैक्ट्री है तो प्रोटीन सिंथेसिस जाहिर बात कराएगी, दैट्स व्हाई राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इसके बारे में हम लोग चर्चा, देखो ये एक लार्जर सब यूनिट दिखाई जा रही है यहाँ पर, है ना, लाल से दिखाएं समझ में आएगा। ये एक लार्जर सब यूनिट है, एक ये छोटी वाली, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जब ये मिलते हैं ना तो कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें कैसे होती हैं, एक 50 वाला है, एक 30 वाला, ये ऊपर वाला 50 वाला लार्जर वाला है ना, ये 50, ये वाला 30 वाला। जब आपस में जाके मिलेंगे तो कुछ हिस्सा आपस में कोलैप्स भी तो करेगा, इसीलिए वो 10 का लॉस हो जाता है। हालांकि मैथमेटिकल यूनिट नहीं है ये, है ना। अगर यही 80 वाला होता तो इसमें 60 और 40 तो 20 का इसमें कहीं ना कहीं से वो कोलैप्स नजर आता है। ठीक है क्या, तो कुछ ये बेसिक्स जानकारी है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा, है ना। वैक्यूल्स मतलब खाली जगह एक्चुअली में। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, है ना। तो पहले तो आपको समझ, ये कैविटी है, खाली जगह है, खाली जगह तो उसमें कुछ भी भर गया, है ना। तो जनरली इसमें फ्लूइड होता है जिसको सेल सैप कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। और बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम पूछा गया, देखो अलग क्लास, इसलिए एडिटर भाई साहब ने पहला तो अच्छा काम किया। ये जो टोनोप्लास्ट है, बार बार नीट जैसे बड़े एग्जाम से पूछा गया कि जो वैक्यूल्स होती है उसकी जो बाउंड्री है ना, उसका नाम क्या है। तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं रखा गया, ये एक बढ़िया नाम दिया गया, इसको टोनोप्लास्ट नाम दिया गया, है ना। देखो ये वैक्यूल है, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर इसकी है ना, जिसकी वजह से ये बना हुआ है, इसी का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। इसका नाम है टोनोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा, टोनोप्लास्ट पूछा जाएगा आपसे। A mature plant cell has almost 50 to 90% of cell occupied with a vacuole। अगर कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल भी जनरली पाया जाता है वैक्यूल, ठीक है, एनिमल में बहुत थोड़ा जगह पाया जाता है। तो अगर प्लांट सेल इतना बड़ा है तो इसका लगभग इतना बड़ा तक एक वैक्यूल ही हो सकता है, पूरा ना 90% तक, लेकिन ना 50 मिनिमम आधा तो होगा ही, उसके बाद 90% तक का एरिया पूरा कवर्ड हो सकता है इसी वैक्यूल से। लेकिन कह रहे एनिमल सेल में द वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट, होगा तो बहुत छोटा होगा, नहीं तो नहीं होता है आमतौर पर, है ना। अगर हम लोग वैक्यूल्स के फंक्शन के बारे में चर्चा करें, देखो वैक्यूल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी क्या होता है भाई, टर्गर प्रेशर आपने सुना होगा, है ना। जैसे ये वैक्यूल है, इसके अंदर फ्लूइड भरेगा, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इसको इधर से एक प्रेशर लगाएगा, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तमाम सॉल्यूट्स पार्टिकल्स भी होंगे, तो ये इस वॉल पर अंदर से प्रेशर लगाएंगे, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और बाहर से एक प्रेशर, इसमें ये वॉल इसके ऊपर खुद एक प्रेशर लगाएगी, बाहर से नहीं अंदर से ही लगेगा, इसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। वॉल जो इसके अंदर लगाती है उसको फटने नहीं देती, मतलब कोई चीज इतनी फूल चुकी है तो अब और उसको नहीं फुला सकते हैं आप। जैसे एक बैलून आपके पास हो, तो बैलून क्या होगा, अभी आप उसमें हवा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, बहुत समय तक वो फूलता चला जाएगा, एक लिमिट आएगी जो बस्ट कर जाएगा। अब टर्जिडिटी क्या है, एक बैलून लीजिए आप, उसको किसी बॉटल में भर दीजिए, सपोज बॉटल में भर दीजिए, मेटल की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल, है ना। उसके अंदर भरने के बाद खाली उतना ही उसका मुंह ऊपर रखिए जितने से आपको हवा भर सकते हैं। जब आप हवा भर के उसको फूकेंगे तो पहली बात तो जितना बॉटल का वॉल्यूम है उतना पूरा वो कवर कर लेगा, जब कवर कर लेगा उसके बाद जब हवा मारेंगे उसमें तो फिर अब वो आगे नहीं फूलेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक हार्ड सा लेयर चढ़ गया है। इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी देना, अंदर के ऑर्गेनल्स को फटने ना देना, खराब ना होने देना, है ना। प्लांट सेल में आमतौर पर ये होता है। सेल वॉल जो प्लांट सेल के अंदर पाई जा रही है और मिडिल लैमेला जो पाई जा रही है, इन दोनों का काम यही है बेसिकली, कि टर्जिडिटी देना। इस तरह से सेल के अंदर टर्जिडिटी देने के इसका काम हो गया, वैक्यूल्स का काम हो गया, है ना। इट एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ पिगमेंट्स, इसमें ढेर सारे पिगमेंट, क्योंकि वैक्यूल है, खाली जगह है, जो चाहो भर दो, पिगमेंट भर दो, प्रोटीन भर दो, सुगर्स भर दो, कुछ मिनरल्स भर दो, सॉल्ट भर दो, वेस्ट प्रोडक्ट भर दो, सब कुछ भर सकते हैं आप इसमें, है ना। मतलब आपके ऊपर चॉइस नहीं है, वो तो नेचुरल व्यवस्था है, सब चल रहा है। हेंस दे आर स्टोरेज सैक्स स्मॉलर इन एनिमल्स एंड बिगर इन प्लांट्स, बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अमीबा के बारे में बात करें हम लोग, या फिर अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो जो वैक्यूल्स होता है, इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग द एक्सेस ऑफ वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द सेल। तो जो अमीबा होता है, अमीबा, ये जो स्ट्रक्चर अमीबा का है, देखिए आप, मान लीजिए ये एक अमीबा है, तो इसके अंदर वैक्यूल पाई जाती है। इसके अंदर दो तरह की एक्चुअली वैक्यूल पाई जाती है, एक टेम्परेरी वैक्यूल है, परमानेंट है। टेम्परेरी वाली वैक्यूल क्या होती है, ऐसी होती है, फूड वैक्यूल बनते हैं। जब कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर आता है
तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली वैक्यूल बन जाता है, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, है ना। जब फूड मेटाबोलाइज हो जाता है तो फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है, लेकिन इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा के अंदर पाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जो भी अब जब फूड आया है तो जाहिर सी बात है कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्स्ट्रा वाटर ले लिया होगा, वो सब इसी के अंदर जाएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्क्वीज आउट होगी, तो क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट तुरंत सारा सारा बाहर, जैसे सोखता होता है, सोखता स्पंज आपने देखा है ना, उसको दबा देंगे तो सारा कंटेंट उसका बाहर, फिर छोड़ देंगे, धीरे धीरे फिर से धीरे धीरे इकट्ठा होगा, चाहे अंदर से इकट्ठा हो चाहे बाहर से। तो यहाँ पर ऐसा ही, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसे दबती है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है, एक्सक्रीशन में काम करती है, एक्सपेलिंग मतलब बाहर करना, है ना। तो अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहा है तो एक्सक्रीशन हो गया, है ना। अननेसेसरी कुछ ज्यादा हो गया है, सॉल्टी एरिया हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं ना, आयंस के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाई जाती है, जो कि दो काम में हेल्प करती है, एक एक्सक्रीशन में, पूछा गया आपके एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं, और दूसरा जो आता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जितना भी सॉल्ट कंटेंट आपके अंदर होना चाहिए उतना ही रहे, अगर एक्स्ट्रा आपने ले लिया तो उसको बाहर निकाल देना, है ना। जैसे गर्मी के दिनों में अभी हम लोग स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में क्या है, अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे ज्यादा स्वेटिंग होगी, सच्चाई है, क्योंकि ज्यादा नमक आ जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, नहीं तो इसलिए उस नमक के कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन करने के लिए हमारा ब्लड दौड़ दौड़ करके कहीं ना कहीं से पसीना निकाल देता है, जिससे कि कुछ सॉल्ट कंटेंट चला जाए। गलती से अगर आपने पसीना टेस्ट किया होगा तो हल्का सा नमकीन लगता होगा, गलती से कभी कभी चला गया होगा तो, है ना। तो नमकीन क्यों लगता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है उसमें, ठीक है क्या। ये कुछ बेसिक जानकारी आपके पास है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अगला सेल ऑर्गेनल हमारे पास है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग चर्चा करें तो क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं सिचुएटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लगभग पास में पाए जाते हैं एनिमल सेल में, है ना। और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं क्या, इन प्लांट्स कह रहे हैं द पोलर कैप्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, इसमें तो प्लांट्स में बात किया जाए तो प्लांट्स में पोलर कैप पाया जाता है, जो सेंट्रोसोम का काम है वही वहां पर। सेंट्रोसोम का काम क्या है, यहाँ बात करते हैं हम लोग। पहले बात देखते हैं कि सेंट्रोसोम कैसे है। ये इस एक सेंट्रोसोम, देखो एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो दो सेंट्रियोल मिला करके एक सेंट्रोसोम बोलते हैं हम लोग, है ना। अब ये सेंट्रोसियोल क्या है, पेयर ऑफ ग्रेन्यूल्स दैट डेवलपिंग रेडिएटिंग थ्रेड्स अपीयर एज एन एस्टर, इसके बारे में बाद में बात करें, सेल डिवीजन में आता है। एक्चुअली में ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है ना, और दो जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं लगभग, है ना। इसको दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम मतलब दो सेंट्रियोल, और दोनों सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यहां दिख रहा है आपको। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी कैसे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर है, ये चाहे कहीं भी हो, है ना। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें ये इनका साफ साफ दिखता है, ये पेयर ऑफ ग्रेन्यूल्स है, मतलब बहुत छोटे हैं इसलिए ग्रेन्यूल्स कह दिया जा रहा है। डेवलप नंबर ऑफ रेडिएटिंग थ्रेड्स, यहां से क्या होता है, ढेर सारे रेडिएटिंग थ्रेड्स निकलते हैं। सेल में सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहां पर और क्लियर होगा आपको। रेडिएटिंग थ्रेड्स जिसको एस्टर कहा जाता है, इसके साथ अब ये जो थ्रेड्स हैं यही आगे चल करके क्रोमोसोम की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। सेंट्रोसोम का फंक्शन अगर बात करें, दे हेल्प्स टू फॉर्म स्पिंडल शेप्ड फाइबर, जिनको स्पिंडल फाइबर ही कहा जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर का रोल है, ये फाइबर्स क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है तो क्रोमोसोम्स में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उसको बाइंड अप करने में हेल्प करते हैं ये। सेंट्रियोल क्या होता है, ये इन्वॉल्व होते हैं सीलिया और फ्लैजिला फॉर्मेशन में। सीलिया क्या है, सीलिया भी एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन, इस ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन का बना होता है सीलिया। और फ्लैजिला जो होता है ये भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लैजिलिन, है ना। तमाम आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते होंगे, कई बार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी छोटे छोटे में देखने को मिलता है कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पर दिखता है। जैसे सीलिया आप देखेंगे पैरामीशियम में, पैरामीशियम के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो सीलिया कहलाता है, वो भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो उसका काम कहां पर आता है, वो एक तो फ्लोट करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प कर रहा है, एट द सेम टाइम वो अपने फूड को गैदर करने में भी हेल्प करता है वो। इन द सेम वे फ्लैजिला भी है, फ्लैजिला भी सेम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, कई बार ये फूड कैप्चरिंग और लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला। तो ध्यान रखिएगा सीलिया जो है ये ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन का बनता है, फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन का बनता है। और ये सबका दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेंट्रियोल करता है ना, सेंट्रियोल, ये जो आपने बताया स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी बनाया ना, ठीक है, तो यहां से बनता है पेरोक्सिसोम की, ठीक है। पेरोक्सिसोम ये क्या होता है, ये भी स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल है जिसके पास पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, इसके पास भी गजब का एंजाइम है, जैसे लाइसोसोम के अंदर था,
है ना, सिंगल मेम्ब्रेन है और ये एनिमल सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। अगर हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोक्सिसोम्स आर फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल। किडनी सेल्स को नेफ्रोसाइट्स बोला जाता है, नेफ्रोसाइट्स, या फिर इसी को प्यार से क्या कह दिया जाता है, नेफ्रॉन्स कह दिया जाता है इसी को, ठीक है। और लीवर सेल्स को कहा जाता है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट क्यों? क्योंकि लीवर का दूसरा नाम है हीपर। लीवर का दूसरा नाम क्या है मालूम है क्या? इसका नाम होता है हीपर, इसलिए नाम रखा गया हिपैटोसाइट, ठीक है। ये चीजें मतलब तो किडनी और लीवर सेल्स में मेनली ये पाई जाती हैं। Their function is to detoxify and remove the toxic substances from the cell by carrying out some oxidative reaction, है ना। वो जो गंदगी है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उसको एंजाइम जाएंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, तोड़ेंगे और उसको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। लास्टली हम लोग थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का ये प्लांट सेल एनिमल सेल का कंपैरिजन है। आपने देखा होगा एनिमल सेल में क्या होता है, जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं, ये बिगर साइज के होते हैं, ठीक है। ये हमने क्लास 9th बायोलॉजी का एक बुक चलती है गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन की, जिससे हमने ये इमेज लिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें एक सेल वॉल पाई जाती है एडिशनल लेयर के तौर पर। प्लास्टिड इसमें नहीं होता, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होगी या एब्सेंट होगी, यहाँ पर बिग होती है और अच्छी खासी होती है। इसमें गोल्जी एपेटस पाए जाते हैं अच्छे वाले, यहाँ पर गोल्जी एपेटस नहीं डिक्टियोसोम पाया जाता है गोल्जी एपेटस की जगह पर। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत कम लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यहाँ पोलर बॉडीज या पोलर कैप्स नहीं होते हैं, वहां पर होते हैं, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस अभी रिसेंटली किया है अलग अलग लेक्चर्स में, और ये हमने एक समरी बनाया है यहाँ पर। लास्ट अभी तक सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए उतना हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बताया गया है सेल डिवीजन का, है ना। सेल डिवीजन क्या है? हम लोगों ने सेल थ्योरी में पढ़ा था बच्चा कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक भाई साहब थे, उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, क्या दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया था। मतलब कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल अपने से पहले कोई सेल होती है। तो अगर ये सेल बनी है तो इसके पहले कोई सेल होगी ना। अब ये जो कोई सेल है ये इससे कैसे बनी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होती है तभी आगे सेल बनती है। सेल डिवीजन क्या देखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स। क्यों बनती है? फॉर ग्रोथ, रिप्लेसिंग ओल्ड डेड सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। तो चाहे रिप्लेसमेंट के लिए बात किया जाए, चाहे ग्रोथ के लिए बात किया जाए, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए बात किया जाए, तो सेल डिवीजन इसलिए होता है। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। जबकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए होगा। चाहे हम लोग हो, ह्यूमंस हो, चाहे दूसरा कोई एनिमल हो, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो। याद रखिए कि जब भी कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी तो वहां पर एक ही तरह का सेल डिवीजन होता है, जिसको माइटोसिस बोलते हैं, है ना, या माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये जब गैमीट फॉर्मेशन की बात किया जाएगा सिर्फ तभी मियोसिस होता है। और मियोसिस को मियोटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है ना। दोनों में खास बात क्या देखो, यहां पर होता है माइटोसिस में, इसमें मैं यहां से बता रहा हूं, इसमें एक सेल से, जो एक सेल है, अगर माइटोसिस होगा तो इससे दो सेल बनेंगी, ठीक है, एक माइटोसिस कंप्लीट होने में। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 नई सेल बनती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि जैसा जो न्यूक्लियर कंटेंट जैसा भी है उसका, अगर ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, है ना। अगर डिप्लॉइड मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है ना, 2 सेट क्रोमोसोम के पाए जाएंगे। जैसे ह्यूमंस के बारे में एग्जांपल हम लोग बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है भाई, हर एक सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम हैं ये पेयर में है ना। तो यहां पर एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे तो इस सेल के अंदर भी क्या होगा, 23 पेयर होगा। ये जो 2 नई सेल्स बनी है, 2 सेल बनी है, इसके अंदर भी अलग 23 पेयर्स इसमें पाए जाएंगे, 23 पेयर्स इसमें पाए जाएंगे। लेकिन यहां पर जब एक सेल से 4 सेल बन रही है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होगा, लेकिन इन सब में सिर्फ 23 होगा। मतलब इसमें 23 अलग, इसमें 23 अलग, इसमें 23 अलग, इसमें 23 अलग, है ना। तो इस तरह से इस समय 23 पाया जाएगा। इसको बोलते हैं, ये डिप्लॉइड था पहले, और अब ये सारी सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड हो गई।
ठीक है क्या? तो डिप्लॉयड हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट यहां से आता है, इसीलिए क्योंकि यहां पर मियोसिस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम है, वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। यहां पर एक सेल से 4 सेल तो बनती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो पहले के अमाउंट का आधा हो जाता है, इसीलिए मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन भी है, रिडक्शनल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन इसी में करा दे रहा हूं आपको। माइटोसिस में क्योंकि जो क्रोमेटिन मटेरियल है अंदर, क्रोमोसोम नंबर है, वो पहले भी 23 पेयर था, बाद में भी इक्वल ही रहता है। इक्वल रहने की वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो है इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन, है ना, या इक्वेशनल डिवीजन सिर्फ कहा जाए, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। तो सिंपल ये है। माइटोसिस के बारे में देखो यहाँ पर साथ लिखा है, रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर सेल का, है ना, तो एक सेल से फिर क्या बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी, देखो 2 डॉटर सेल्स बन गए। मियोसिस में क्या होगा, एक सेल है, पहले रेप्लिकेशन होगा, पहले इसमें से 2 सेल बनेगा, फिर ये दोनों 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल कितने सेल मिल जाती है हमको, 4 सेल मिल जाती है ना। तो एक सेल से 4 सेल बन गई इसमें, और यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बनी, इसलिए माइटोसिस है और ये इसलिए मियोसिस है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो जो नोट करने वाली चीज इसमें होगी, अलग से आप नोट्स में नोट भी करिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। उम्मीद है आपको सारे पार्ट देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो टोटल 6 पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। जिस भी पार्ट के जिस भी छोटे से सेक्शन में भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पर आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं कि अगला हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो इस 9th का ही अगला चैप्टर होगा, टिश्यू चैप्टर होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा इस तरीके से। बेस्ट ऑफ लक।